हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में आपको गॉस के प्रमेय से संबंधित गॉस के कुछ अनुप्रयोग हैं, जिसमें से कुछ अनुप्रयोगों को तो बता दिया गया है, कुछ अनुप्रयोग आपको बताए जाएंगे। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जितने भी वीडियो आपको अपलोड किए जाएं तुरंत प्राप्त हों। चैनल को शेयर कर दीजिए, दोस्तों की भी सहायता कीजिए, वो भी पढ़ाई कर लें अच्छे से। तो इस लेक्चर में आपको हम आज आवेशित शीट के कारण या परत के कारण या प्लेट के कारण, यहाँ पर हम प्लेट लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आवेशित प्लेट के कारण आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले मान लेते हैं यहां पर एक आवेशित परत ली गई, ये जो कि क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। अब इस पर दो अल्पांश मानते हैं। पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं, जिससे ये टॉपिक आपको एकदम से क्लियर हो जाए, मक्खन हो जाए। तो यहां पर देखते हैं, एक छोटा सा अल्पांश मानते हैं, एक छोटा सा अल्पांश यहां पर ले लेते हैं, और यहां पर भी एक छोटा सा अल्पांश हम ले लेते हैं। अब इस प्लेट के कारण हमें दोनों तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ, दोनों तरफ क्या है, क्षेत्र निकालना है। लेकिन हम अभी इसमें क्या है, एक और आपको समझा देते हैं। आवेशित प्लेट के दाईं ओर या बाईं ओर किसी भी तरफ हम क्या वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम दाईं तरफ दिखाते हैं कैसे इसको हल करेंगे। यहां पर मान लेते हैं एक बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां से इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ये आ गया। अब देखिए इस पूरी आवेशित प्लेट, ये जो आवेशित प्लेट दी गई है, धनावेशित होने के कारण इस पर जो क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर, क्योंकि धनावेश में क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। अब देखिए इस पूरे का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, पूरी प्लेट का क्षेत्रफल ऐसा है, और ये जो छोटे से अल्पांश लिए गए, अल्पांश के लिए हमेशा क्षेत्रफल क्या लिया जाता है, ds से तो किया जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, ds, और इसके लिए भी ds। पूरी प्लेट पर जो मतलब आवेश है, जो पूरी प्लेट आवेशित है, इसके कारण क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या है, बाहर की ओर ही होगा। यस की दिशा भी बाहर की ओर होगी, और इसमें वेक्टर लगाकर लिखेंगे। इसमें भी क्या है, दोनों में वेक्टर लगाएंगे, क्षेत्र की तीव्रता और क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर। ये किसके लिए था, जब पूरी प्लेट है तब। अब क्या है, इस अल्पांश के कारण इस पर क्षेत्र देखते हैं, इस अल्पांश के कारण, तो इस अल्पांश के कारण हम देखते हैं ऐसे मिलाएंगे। इस पर जो क्षेत्र की दिशा होगी उसकी दिशा क्या है, ई होगी, क्योंकि पूरी प्लेट के लिए ई की दिशा यहाँ पर दी गई है। तो चाहे इसमें से छोटा सा अल्पांश ही क्यों न लिया जाए, उसकी दिशा भी सेम उसी दिशा में होगी। आप देखिए यहाँ पर ये क्या आया, ds आ गया, ये क्या है, ds, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, हमेशा ऐसे बाहर की ओर होगा। इसके लिए क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, यहाँ पर क्षेत्र की दिशा मानते हैं, डी, क्षेत्र की दिशा। छोटा सा अल्पांश है, तो छोटे से अल्पांश के लिए जो छोटा सा विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगी, इस बिंदु पर देखेंगे तो उसकी दिशा क्या है, बाहर की ओर होगी। इसी प्रकार अगर इसके लिए देखा जाए, इस अल्पांश के लिए देखा जाए, तो इस अल्पांश के लिए भी ऐसे होगी, बड़े से भाग में
क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है ई है, तो छोटे से भाग में हमेशा डी लगाकर लिखेंगे। तो यहाँ पर डी ई की दिशा क्या है, इसके लिए यहाँ पर है और इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर ऐसे मिला दिया जाए तो ये क्या है, ऊर्ध्वाधर भाग है। ये क्या है, ऊर्ध्वाधर भाग है। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं कितना कोण बन रहा है, इनके बीच जो बना है थीटा कोण, यहाँ पर भी कितना बन रहा है, थीटा कोण। यहाँ पर जो कोण दिखाए गए हैं वो क्या है, ये जो कोण दिया गया थीटा और ये भी दोनों क्या है, बराबर हैं। आप देखिए ये क्या है, डीई की दिशा, ये डीई की दिशा है, ये भी डीई की दिशा, क्योंकि दोनों अल्पांश क्या है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो डीई है। दोनों समान क्षेत्रफल के हैं। अब यहाँ पर देखिए थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर ये डीई की दिशा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ये वाला भाग ले रहे हैं, आपको समझ में आएगा। ये क्या डीई की दिशा है, ये वाले भाग की बात कर रहे हैं, ये ई की दिशा है और ये ऊर्ध्वाधर भाग, ऊर्ध्वाधर भाग है। अब देखिए अगर ये थीटा कोण हो जाए तो जिस पर थीटा टिका होता है, इस लाइन पर टिका हुआ है, तो इसको क्षैतिज घटक, और खड़ी लाइन को क्या बोलेंगे, जो खड़ी वाली लाइन है वर्टिकल लाइन है उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ पर ये आ जाएगा डीई कॉस थीटा और यहाँ पर ये आएगा डीई साइन थीटा। ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या आएगा, डीई साइन थीटा और इसके लिए भी क्या आएगा, देखिए दोनों एक ही प्रकार से हैं। इसको अगर नीचे की ओर कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर थीटा है, जिस पर थीटा टिका होता है वही क्षैतिज लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर डीई है ये, तो ये आ जाएगा डीई कॉस थीटा और यहाँ पर डीई साइन थीटा। यहाँ पर देखिए अब नीचे की ओर, नीचे जो घटक है उसके लिए जो घटक आ रहा है डीई साइन थीटा आ रहा है। ये क्या आ रहा है, डी साइन थीटा आ रहा है। यहां पर बच्चों देखिएगा दोनों का क्षैतिज घटक, दोनों का क्षैतिज घटक, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में क्षैतिज घटक क्या है, ई है। दोनों में क्षैतिज घटक क्या है, ई है। और क्षैतिज घटक का मान कितना आया, दोनों के लिए आ गया है डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा। तो आपने क्या देखा, अगर कोई समान आवेशित प्लेट ली जाती है तो उसमें क्या होता है, केवल क्षैतिज घटक अर्थात कॉस थीटा वाले बंदे रहते हैं और जो बंदे हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। एक दूसरे के विपरीत होने के कारण, परिमाण भी बराबर होने के कारण एक दूसरे क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी दिशा डी साइन थीटा की दिशा, इस घटक की दिशा नीचे की ओर, और एक घटक की जो डी साइन थीटा के परिमाण के बराबर है उसकी दिशा क्या ऊपर की ओर है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के कारण, ये नीचे की ओर और ये ऊपर होने के कारण, ये इसका क्या करते हैं, इसके प्रभाव को निरस्त कर देंगे, इनका काम खत्म। अब बचेगा कौन, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा दोनों बचेंगे, जिनकी दिशा देखिए यहाँ पर भी ये डीई कॉस थीटा, इसके लिए भी बाहर की ओर, इसमें भी डीई कॉस थीटा क्या है, बाहर की ओर, दोनों की दिशा एक ही ओर है। तो जब दोनों एक ही ओर धक्का लगा रहे हैं, दोनों का धक्का जो लगा रहे हैं उसको जोड़ लिया जाएगा और वो तेजी से बल लगाएंगे एक तरफ से। यहाँ पर दोनों की दिशा एक ही दिशा में होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कौन प्रभावी है यहाँ पर, यहाँ पर कॉस थीटा प्रभावी है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद क्या है, गॉस के प्रमेय के लिए जो समांतर आवेशित प्लेट है यहां पर उसको बनाते हैं। यहां पर देखिए एक बिंदु P यहां पर मान लेते हैं, इसको P1 नाम देते हैं। इसका नाम क्या मान लेते हैं, P1।
और यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं और इसका नाम मान लेते हैं P2। ये एक प्रकार से धनावेशी का इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ऐसा है। अब देखिए यहाँ पर बाईं ओर P2 बिंदु, दाईं ओर P1 बिंदु। अब इस पर एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। तो ये क्या है, ये क्या दिया गया है, ये जो डॉट डॉट लाइन दिखाई दे गई है ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। तो इसको लिख देते हैं हम गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। इसको आभासी पृष्ठ भी बोलते हैं। देखिए ये धनावेशी प्लेट कैसे है, ये धनावेशी प्लेट ऐसे दी गई है, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे नहीं रखी है, ये प्लेट ऐसे है। तो इसमें जो क्षेत्रफल है किस तरफ है, क्षेत्रफल की दिशा ऐसे है फेस की तरफ, और क्षेत्रफल की दिशा फेस से आउटपुट की तरफ, बाहर की ओर है। अब देखिए इस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो क्या होगा, हमारी ओर होगा, लंबवत। इसमें जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ये बाहर की ओर लंबवत होगा। तो यहाँ पर देखिए धनावेशित होने के कारण ये प्लेट अगर धनावेशित है तो धनावेश के कारण जो बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर होती हैं, अर्थात क्षेत्र की दिशा क्या है, हमेशा बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर धनावेशित होने के कारण क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की ओर होगी। और ये बड़ी सी प्लेट है तो इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यह है, लेकिन जब छोटा सा भाग लिया जाएगा तो इसको जो इसका क्षेत्रफल है, ये छोटा सा वृत्त का जो भाग है या जो बेलनाकार भाग है, इसके लिए जो छोटा सा भाग, छोटा सा क्षेत्रफल मानेंगे, वो हम क्या मानेंगे, डीएस मानेंगे। इसको किससे शो करेंगे, हम डीएस से शो करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं डीएस। ये पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, डीएस है, यहाँ पर लिख लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कितना दिया गया है, डीएस। अब देखिए क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, इसमें भी क्षेत्र की दिशा, क्योंकि दोनों ओर क्षेत्र रेखाएं क्या है, दाईं ओर भी बाहर की ओर और बाईं ओर भी बाहर की ओर होगी। क्यों, क्योंकि क्या है, धनावेशित है। यहाँ पर भी क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर होगी। अब देखिए जो क्षेत्रफल वेक्टर डीएस माना गया है अल्पांश के लिए, क्षेत्रफल वेक्टर डीएस इसकी दिशा किस ओर होगी। आप जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल ऐसे दिया गया है, मान लेते क्षेत्रफल ऐसे है तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा लंबवत ऊपर की ओर, क्षेत्रफल ऐसे है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा लंबवत बाहर की ओर। तो हमेशा क्या लंबवत होती है, जो क्षेत्रफल होता है उसके लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होती है। तो मान लेते हैं ये जो वृत्त दिया गया है, जो वृत्त दिया गया है वो वृत्त किस तरफ है, ये वृत्त ऐसे बाहर की ओर दिया गया है, तो क्षेत्रफल वेक्टर डीएस की दिशा भी बाहर की ओर होगी। और यहाँ पर भी क्या ये क्षेत्रफल जो सर्कुलाकार दिया गया है, वृत्ताकार जो दिया गया है वो भी क्या है, बाहर की ओर, इसमें डीएस की दिशा होगी। तो इसमें डीएस की दिशा बाहर की ओर होगी। इनके बीच जो थीटा कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। ये तो वृत्ताकार भाग का हुआ। अब यहाँ पर मानते हैं एक छोटा सा अल्पांश लिया जाए, किसके लिए, वक्रीय भाग के लिए। किसके लिए लिया गया, ये वक्रीय भाग के लिए लिया गया। तो यहाँ पर देखिए जो क्षेत्रफल वेक्टर है, इस बार क्षेत्र जो पृष्ठ है उसकी दिशा क्या है, ऊपर की ओर। तो क्षेत्रफल वेक्टर डीएस की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर होगी। लेकिन ई की दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी।
तो यहाँ पर ई की दिशा हमेशा क्या है, बाहर की ओर होगी। तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ई बाहर की ओर है। यहाँ पर ई क्या है, बाहर की ओर है, और इनके बीच जो कोण बनेगा 90 अंश का बनेगा। यहाँ पर भी देखिए क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो गॉसियन पृष्ठ के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये गॉसियन पृष्ठ है, उसके लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ऊपर की ओर है, तो क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर कार्य करेगा, और छेद की दिशा हमेशा क्या है, बाहर की ओर होगी। और सॉरी, ई की दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी। इनके बीच जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। इनके बीच जो कोण बनेगा वो कितने बनेगा, 90 अंश का बनेगा। अब आपको एक चीज और ध्यान देना है, इसमें वक्रीय भाग, जो बेलनाकार बना रहा है, बेलनाकार भाग है, जो परत लगी है इसकी तरफ, गॉसियन पृष्ठ है, वो क्या है, वक्रीय भाग। तो इसके चारों ओर जो बेलन बना है वो क्या है, वक्रीय भाग। तो यहाँ पर लिखेंगे वक्रीय भाग, वक्रीय भाग। यहाँ पर P2 माने तो 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर वक्रीय भाग कितना मानेंगे, इसको मान लेते हैं 1। अब देखिए इसके लिए समतल, ये देखिए जो वृत्त के रूप में है, एक समतल के रूप में है, वृत्त जो बना है समतल के रूप में बना है। तो समतल के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समतल 1, समतल 1, और यहाँ पर लिख देंगे समतल 2, समतल 2। ये आपको बता दिया गया। अब आपको यहाँ पर जो दिया गया है, प्लेट दी गई, यहाँ पे प्लेट या शीट, इसके कारण इन दोनों बिंदु P1 तथा P2 पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको हम क्या है, निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं। आवेशित शीट या प्लेट के कारण पहले वैद्युत फ्लक्स लिखते हैं, उसके बाद क्या है, क्षेत्र निकालते हैं। देखिए यहाँ पर फ्लक्स कहाँ कहाँ निकालना है, इस बिंदु पर निकालना है, इस पर भी निकालना है, इस पर भी निकालना है, और इस पर भी निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फाई ई, इसको लिखेंगे क्या, फाई ई। पहले लिखते हैं समतल के लिए, यहां शुरुआत करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। समतल 1, समतल 1 प्लस फाई ई, इस समतल की बात करेंगे, समतल 2 प्लस, देखिए इस पूरी प्लेट के लिए आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इस भाग का क्षेत्र और इस भाग का क्षेत्र, दोनों का क्षेत्र लेना है, एक का नहीं लेना है। तो पहले फ्लक्स आपको निकालना पड़ेगा, जब तक फ्लक्स नहीं निकालेंगे विद्युत क्षेत्र नहीं निकाल सकते। तो इस छोटे से भाग से, मान लीजिए बड़े से भाग से फ्लक्स कितना गुजरता है, फाई ई गुजरता है। तो छोटे से भाग से फ्लक्स कितना गुजरेगा आप लोग जानते हो कि छोटे से भाग के लिए फ्लक्स हमेशा डी फाई ई होगा। इसके लिए भी छोटे से भाग के लिए यहाँ पर जितने पॉइंट्स लिए गए हैं सबके लिए क्या है, क्षेत्र, तो फ्लक्स कितना रहेगा, डी फाई ही होगा। चलो शुरुआत करते हैं। यहां पर फाई ई वक्रीय, वक्रीय यहां पर लिखें 1 प्लस फाई ई वक्रीय 2। अब इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग परिभाषा से लिखेंगे, यहां पर परिभाषा से क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, यह क्या होता है, होल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एस ई डी एस कॉस थीटा, ये होता है। अब इसको हम पुट करते हैं, यही फार्मूला यहां पर हम पुट करेंगे। देखिए यहां पर क्या आएगा, फाई, देखिए फाई ई के स्थान पर क्या लिखेंगे,
ध्यान से देखिएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि आप लोगों ने फाई ई का फार्मूला जान गए कि क्या होता है होल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एस ई डी एस कॉस थीटा। तो हम सब के स्थान पर ई डी एस कॉस थीटा रख देते हैं, क्योंकि ई को ई ही माना गया है और डी एस को डी एस ही माना गया है। तो वही प्रोसेस करना है, ई डॉट डी एस या सीधा लिख देते हैं हम यहाँ पर ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा सीधा लिख देते हैं। होल इंटीग्रल ये किसके लिए है, समतल वन, लिखते चलिएगा समतल वन। और यहाँ पर ई डी एस, क्योंकि फाई ई बराबर क्या होता है, ये होता है, सबके लिए लिखते हैं ये समतल टू कॉस थीटा प्लस ये वक्रीय भाग के लिए है, वक्रीय वन। यहां पर क्या लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा, सबके लिए ये लिख देते हैं। वक्रीय टू यहां पर लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा। अब इसको देखिए कैसे हल करते हैं। पहले कोण देख लेते हैं कहां पर कितना कोण बन रहा है। यहां पर देखिए वक्रीय के लिए समतल के लिए है, तो यहां पर समतल के लिए देखते हैं। देखिए यहां पर ई डी एस समतल ए के लिए कॉस थीटा, यहां पर थीटा का मान कितना होगा, समतल एक के लिए, समतल एक के लिए देखिए ई और डी एस दोनों एक ही दिशा में लगे हैं, तो थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री। यहां पर क्या लिखोगे कॉस 0 डिग्री। इसी प्रकार प्लस यहां पर लिखेंगे समतल 2, और यहां पर क्या आएगा ई डी एस कॉस 0, सॉरी ठीक है समतल 2। ये समतल के लिए भी क्या है, थीटा बराबर कितना दिया गया है 0, क्योंकि दोनों इसके लिए वृत्ताकार भाग जो है उसके लिए यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए वक्रीय भाग जो बेलन का चारों तरफ परत लगी है उसके लिए, जो कि गॉसियन पृष्ठ के रूप में माना गया है, तो इसके लिए कितना दिया गया है, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं प्लस वक्रीय 1। यहां पर आएगा ई डी एस कॉस कितना बना है 90 अंश। इस वक्रीय के लिए थीटा बराबर कितना आ रहा है, ई और डी एस के बीच में कितना कोण बन रहा है 90 अंश। दूसरे के लिए यहां पर देखते हैं वक्रीय 2 के लिए, इस वक्रीय भाग के लिए क्या है, इस अल्पांश पर जो कोण बन रहा है ई और डी एस के बीच में वो कितना बन रहा है 90 अंश, तो ई डी एस कॉस 90 अंश। आप सबको हल कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए cos 0 का मान कितना होता है, यहाँ पर ले लीजिए, क्योंकि cos 0 अंश बराबर होता है 1 और cos 90 बराबर होता है 0 हमेशा। यहाँ पर देखिए अगर 0 का मान रखेंगे तो आएगा 1, अर्थात ई, और यहाँ पर क्या बचेगा, बाहर कर लेते हैं ई को, क्योंकि ये जो समाकलन दिया गया है देखिए और किस पे डिपेंड है, केवल इस वाले पर, क्षेत्रफल वेक्टर पर ही डिपेंड है। तो यहाँ पर आएगा डी एस, अब cos 0 का मान 1 हो गया, प्लस ई, यहाँ पर भी डी एस आएगा, प्लस ये आएगा 0 और ये भी आएगा 0, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है 0, 0 से अगर पूरे में गुणा किया जाएगा ये भी 0, और यहाँ पर 90 मान 0 रखेंगे तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0। ये दोनों वक्रीय भाग के लिए जो आएगा वैल्यू प्लस 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आया, आपका जो टोटल फाई ई बराबर आया, यहाँ पर टोटल लिख सकते हो, यहाँ पर कुल लिख सकते हो, कुल फाई ई पूरे भाग के लिए है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों समान हैं, तो जोड़ लेते हैं 2e, और यहाँ पर आएगा होल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एस डी एस, ये आ जाएगा। अब देखिए इस डी एस का मान कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ये क्या है, इस प्लेट के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई माना गया था, इसके लिए कुल वैद्युत फ्लक्स इतना आ गया।
हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या शो करता है, इस छोटे से भाग के लिए, अल्पांश के लिए क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ds है, तो इस भाग को बड़ा करने पर इस प्लेट के बराबर भाग आएगा। इस छोटे से भाग को अगर बड़ा कर दिया जाए, इस छोटे से भाग को बड़ा कर दिया जाए तो किसके बराबर आ जाएगा, प्लेट के बराबर आ जाएगा। तो पूरी प्लेट का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, पूरा क्षेत्रफल के लिए है S, इसके लिए पूरे के लिए कितना दिया गया S। साइड में आप लोग को लिखना है, चूंकि होल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू S ds बराबर होगा S। इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई ई इक्वल टू, यहां पर टोटल के लिए आता है, कुल के लिए, कुल पृष्ठ के लिए होता है ये, कुल आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, कुल आवेश निकालते हैं। यहां पर क्या कर देते हैं, कुल आवेश, इसका नाम समीकरण 2 है। कुल आवेश निकालते हैं जिससे आपको अच्छे से क्या है समझ में आ जाएगा। चलो लिखते हैं। देखिए यहां पर अगर छोटा सा भाग लिया जाए, केवल मानने के लिए है, अगर ये छोटा सा भाग लिया जाए तो इसमें कितने आवेश हैं, 1। अगर ये इतना भाग ले लिया जाए तो आवेश कितना है, 2। अगर ये पूरा आवेश ले, पूरा परत ले लिया जाए तो आवेश की मात्रा क्या है, बहुत हो गई। अब इसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसी प्रकार जब पूरी प्लेट के लिए आवेश घनत्व तो लिया जाएगा, आवेश की मात्रा ली जाएगी, तो उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हम प्लेट के लिए क्या मान लेते हैं, सिग्मा मान लेते हैं। तो प्लेट के लिए यहाँ पर साइड में लिखेंगे, प्लेट के लिए आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व को सिग्मा, और यहाँ पर क्या, कुल आवेश, कुल आवेश ऐसे लिख लेते हैं, समेशन क्यू। समेशन क्यू किसको शो करता है, इस प्लेट पर कितना आवेश है, इस प्लेट पर कितना आवेश है उसको समेशन क्यू शो करते हैं। यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन 0। कुल आवेश, देखिए इस पर आवेश जो फैला हुआ है वो क्या है, भिन्न भिन्न तो है नहीं, एक ही प्रकार का आवेश है। ऐसा तो नहीं है इसमें Q1 Q2 Q3 अलग अलग आवेश दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। जब ये क्या है, एक ही प्रकार का आवेश है तो इसको हम Q के बराबर ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, Q का मान निकालते हैं, या समेशन Q का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन Q इक्वल टू आएगा सिग्मा, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, इसको देखिए, आवेश बराबर क्या होता है, आवेश घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर S लिखना है। देखिए क्षेत्रफल S हो गया, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर Q का मान निकालेंगे तो S आएगा इधर, ये हो जाएगा रो S। तो यहाँ पर समीकरण 2 में क्या है, रख देते हैं, समीकरण 2 में समेशन Q बराबर रो S रखने पर यहाँ पर रख दीजिए तो क्या आएगा, फाई ई इक्वल टू आ जाएगा रो S अपान एप्सिलॉन 0। अब लिखेंगे यहाँ पर एक गॉस की प्रमेय में इसको रख दिया गया। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना कर लेते हैं।
इसको साइड में लिख देते हैं, यहां से हम साइड में आ रहे हैं। समीकरण 2 1 है ना, ये समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 2 से देखिए तो ये समीकरण क्या है, 1 है। ये फाई ई बराबर आपको मिल रहा है इतना, यहाँ पर टोटल लिख सकते हो, कुल के लिए है, कुल भाग के लिए है ना, कुल प्लेट के लिए है। तो यहाँ पर कुल विद्युत फ्लक्स जो दिया गया है 2EF दिया गया है। यहाँ पर कुल जो फ्लक्स दिया गया है वो कितना दिया गया है, सिग्मा S/0। दोनों क्या है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2ES इक्वल टू आ जाएगा ρS/0। अब यहाँ से देखिए S से S कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से E का मान अगर निकाला जाए तो E का मान आ जाएगा, 2 को नीचे भेजेंगे, σ/2ε0। ये शिफ्ट हो गया। अगर कोई एक समान रूप से आवेशित प्लेट है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आता है वो किसके बराबर आता है, σ/2ε0 के बराबर आता है। तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, अब बताने जा रहे हैं इसकी विशेष स्थितियां क्या हैं। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। इसको आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे वीडियो पूरा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर आगे क्या है और बताते हैं कुछ विशेष स्थितियां, इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो विशेष स्थितियां बताने जा रहे हैं ये क्या है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है। यहां पर लिखेंगे विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, कंडीशन नंबर 1। अब देखिए मान लेते हैं यहां पर एक प्लेट ली गई और यह प्लेट क्या है, एक आवेशित प्लेट ली गई और ये दोनों ये क्या है, धनावेशित है, एक समान रूप से क्या है, धनावेशित है। और धनावेशित प्लेट के कारण क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या है, बाहर की ओर होती है। तो ये आवेशित प्लेट है, तो आवेशित प्लेट के लिए मैंने जो क्षेत्र निकाला σ/2ε0 निकाला। तो यहाँ पर अगर इन दोनों इस प्लेट के लिए यहाँ पर और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाला जाए तो देखिए क्षेत्र रेखाएं बाहर क्यों निकलेगी, क्योंकि धनावेशित है, क्षेत्र रेखाएं बाहर क्यों निकलेगी। तो यहाँ पर जो क्षेत्र की दिशा होगी E बराबर वो क्या हो जाएगा, σ/2ε0 और यहाँ पर बाहर की ओर क्या होगा, E का मान आएगा σ/2ε0 आएगा। दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर ही होगी। ये किसके लिए है भैया, कोई आवेशित प्लेट या शीट है तब। कंडीशन नंबर 2 देख लेते हैं यहाँ पर। इस बार हम ऋण आवेशित प्लेट ले रहे हैं, ये एक समान रूप से ऋण आवेशित है। अब इसके दोनों ओर, दाईं ओर और बाईं ओर, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, क्षेत्र की दिशा ध्यान दीजिएगा। ऋण आवेश के लिए शुरू में ही कूलाम के नियम में ही बताया गया है, जो क्षेत्र की दिशा होती है, क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, वो किस ओर होती है, अंदर की ओर। तो यहाँ पर ये क्षेत्र की दिशा क्या है, अंदर की ओर, क्योंकि प्लेट की बात कर रहे हैं। तो प्लेट के लिए क्षेत्र कितना आया है, क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र कितना आया है, σ/2ε0। तो इसमें जो σ/2ε0 है ये क्या है, इसका परिमाण तो बराबर रहेगा लेकिन अंदर की ओर होंगे।
यहाँ पर इसकी दिशा अंदर की ओर है, तो इसका मान भी सेम टू सेम ही रहेगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसको हम निकाल देते हैं और तीसरी कंडीशन देखते हैं। मान लेते हैं एक प्लेट यहाँ पर ली गई और ये क्या है, धनावेशित है। और एक प्लेट यहां पर ली गई, दोनों पास पास में है, इस बार ये ऋणावेशित है। ध्यान से देखना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको समझा देते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। धनावेशित है तो इसके कारण इस बिंदु पर, इसके कारण इस बिंदु पर जो छेद की दिशा होगी, मान लेते हैं इस पर आवेश का घनत्व सिग्मा 1 है, इस पर आवेश का घनत्व सिग्मा 2 है। क्योंकि इस पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश, तो आवेश का घनत्व भी अलग अलग होगा। इसमें सिग्मा 1 तो इसमें सिग्मा 2। अब देखिए इस पर जो क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा 1 अपान, इसके कारण है 1 के कारण है, तो इसलिए धनावेशित है, तो अंदर की ओर तो होगा नहीं, छेद की दिशा बाहर की ओर होगी, तो सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसके कारण यहां पर जो क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वो क्या है, बाहर जो होगा वो भी क्या है, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये तो नियत हमेशा रहेगा, एप्सिलॉन 0 का मान क्या है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। अब हम क्या है, इस ऋण आवेशित प्लेट के लिए देखते हैं। ऋण आवेशित प्लेट के लिए यहाँ पर एक बिंदु मानते हैं। अब बताइए इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी, बाहर की ओर, ऋण आवेशित है तो अंदर की ओर होगी। और यहाँ पर आएगा सिग्मा 2, क्योंकि इसका आवेश घनत्व सिग्मा 2 है, यहाँ पर 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब देखिए अगर इसके अंदर, प्लेटों के अंदर बिंदु पर मानते हैं, इस बिंदु पर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए जो छेद की दिशा होगी अंदर की ओर होगी, और क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 अपान, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब बताइए कि दोनों प्लेटों, धनावेशित और ऋणावेशित प्लेटों के बीच इस प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है और इस प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, दोनों की दिशा एक ही ओर है, लेकिन यहाँ पर बाहर जो बिंदु दिए गए हैं उसकी दिशा भी क्या है, एक ओर है। दोनों इसमें बाहर भी एक ओर चल रहे हैं, अंदर भी क्या है, क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में है। ये आपको समझ में आया होगा। एक चीज और इसमें देख लीजिए, क्या इसका प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा, पक्का होगा। तो इसका प्रभाव यहाँ पर होगा, तो देखिए इसके कारण इस बिंदु पर, इसके कारण इस बिंदु पर छेद की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसके कारण इस बिंदु पर प्रभाव होगा, और इसको सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0। यहां पर देखिए इस ऋणावेशित है तो अंदर की ओर, धनावेशित है बाहर की ओर। आप समझ गए होंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हम क्या है, समान आवेशित प्लेटों के लिए भी ले सकते हैं। कई कंडीशन और भी हो सकती हैं। तीनों कंडीशन में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको वीडियो समय समय से मिलता रहेगा। जय हिंद।